This is Shah Mohammad Mughira Faruqi, your trainer for CIA लेवल 1 एग्जाम। आज का हमारा टॉपिक है सीआईए का ग्लैम की बुक का चैप्टर नंबर 1, फाउंडेशंस ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग। अच्छा, फाउंडेशंस ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग की अगर हम बात करें तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं हर क्लास के शुरू में बता दूंगा, जिससे बुक रीडिंग और उसके साथ साथ एग्जाम मेथोडोलॉजी प्लस एक फेमिलियरिटी क्रिएट हो जाएगी आपके और टेक्स्ट बुक के दरमियान। आपको पता होगा कि इस बुक को किस तरीके से हैंडल करना है, इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, जिससे मुझे पढ़ने की डायरेक्शन में जो है ना एक डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी एक चैप्टर आउटलाइन दी हुई है कि इसके अंदर टोटल जो है वो 8 टॉपिक्स हैं। इन 8 टॉपिक्स को हमने कवर करना है आज। और इन 8 टॉपिक्स का जो वेटेज है, वो वेटेज कितना है? वो कहते हैं कि जी इसका वेटेज है, अगर यहाँ पे आप देखें, दिस डोमेन मेक्स अप 15% ऑफ पार्ट 1 CIE एग्जाम एंड इज टेस्टेड एट बेसिक एंड प्रोफिशिएंट कॉग्निटिव लेवल्स। सबसे पहली बात, 15% ऑफ योर एग्जाम बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, मतलब एक बड़ा चैप्टर है, एक अच्छा चैप्टर है, मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है, जिससे एक अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। दूसरी बात की इसमें इन्होंने कि एंड टेस्टेड एट बेसिक एंड प्रोफिशिएंट कॉग्निटिव लेवल्स। बेसिक और प्रोफिशिएंट कॉग्निटिव लेवल्स क्या है? ये आपके जो टेक्स्ट बुक का ऑथर है ना, उसने क्या किया है, उसने हर चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हैं उनको 2 अप्रोच के अंदर डिवाइड कर दिया है। कुछ चीजें उसने क्लासिफाई की हैं बेसिक लेवल्स के ऊपर, और कुछ चीजें उसने क्लासिफाई की हैं प्रोफिशिएंट के ऊपर। अच्छा, प्रोफिशिएंट और बेसिक क्या है? बेसिक का मतलब ये कि जब जब मैं कभी किसी टॉपिक के साथ बोलूंगा ये बेसिक लेवल का है, तो इट मींस कि वहां पे सिर्फ उसको याद कर लेना है। एग्जाम के अंदर जस्ट वो आपकी मेमोरी को टेस्ट करेगा। अगर आपने वो चीज एज इट इज याद की हुई होगी, या उस चीज के जो क्या कहते हैं, उस टॉपिक के जो की पॉइंट्स हैं अगर आपको याद होंगे, तो वो आप इजीली हैंडल कर लेंगे, उसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं होगी फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन अगर कहीं पे अगर कहीं पे किसी भी टॉपिक के अंदर प्रोफिशिएंट की टर्म यूज हो, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से कोई डायलेमा बन सकता है, कोई सिनेरियो बन सकता है। एग्जामिनर आपसे एनालिटिकल अंदाज में कोई सवाल पूछ सकता है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स को जो है वो टेस्ट कर सकता है, किसी भी स्टैंडर्ड को इवेल्युएट करवा सकता है, किसी भी उस टॉपिक से रिलेटेड। अगर वो प्रोफिशिएंट लेवल का टॉपिक है तो उस टॉपिक को सवाल के किसी सिनेरियो पे अप्लाई करवाएगा, आपको एनालाइज करवाएगा, आपको उसको इवेलुएट करना होगा। मतलब थोड़ा सा टेक्निकल लेवल की चीज होगी उस टॉपिक के अंदर, तो उसको बहुत जिसे कह लो कि बाय हार्ट भी पढ़ना है, और कोशिश ये करनी है कि हम थ्रू आउट सीआईए के अंदर जहां जहां पे भी किसी भी टॉपिक को स्टैंडर्ड से रिलेट कर सकते हैं। याद रखो बेटा, स्टैंडर्ड जो है ना, वो तुम्हारा की टू सक्सेस है। जैसे हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो हमारे लिए जो है वो बेंचमार्क होता है आईएफआरएस, आईएएस, या ऑडिटिंग पढ़ते हैं एक्सटर्नल ऑडिटिंग तो आईजाज होते हैं। इसी तरीके से सीआईए लेवल 1 के अंदर हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, आगे उनकी तफसील आ रही है, इसी चैप्टर में आ रही है, पढ़ेंगे हम। तो जिस जिस टॉपिक के अंदर चैप्टर नंबर 1 से लेके लास्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 7 तक, कहा जहां जहां पे भी हम किसी भी टॉपिक को अगर स्टैंडर्ड से रिलेट कर सकते हैं, तो वो बहुत बेहतरीन टूल है हमें उस टॉपिक को अप्लाई करवाने के लिए एग्जाम के हवाले से। बिकॉज वहां से हमें दलील मिलेगी, हमें वहां से दलील मिलेगी किस बात की? कि ये जो टॉपिक है ये इस स्टैंडर्ड से ड्राइव हुआ, इसके ये एस्पेक्ट्स हैं, इनमें ये पहलू डिस्कस हो रहे हैं, और उन पहलुओं को हमने एग्जाम में कैसे अप्लाई करना होगा। वापस से आते हैं चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर नंबर 1 की अगर बात करें, 15% वेटेज, 8 टॉपिक्स हैं। 8 टॉपिक्स के अंदर क्या क्या है? एप्लीकेबल गाइडेंस जो है वो क्या है, एक समरी बता रहा हूं चैप्टर की, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एप्लीकेबल गाइडेंस बेसिकली जो है वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आईआईए ने डिफाइन कर दिए हैं इंटरनल ऑडिटर्स के लिए, कि ये तो एप्लीकेबल होंगे ही होंगे इंटरनल ऑडिट प्रोफेशंस के लिए, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं। कोड ऑफ एथिकल कंडक्ट,
जितने भी इंटरनल ऑडिटर्स हैं तहजीब याफ्ता भी होने चाहिए, बिकॉज आपका प्रोफेशन ऐसा है बेटा कि आपने जो है वो कदम कदम पे मुख्तलिफ सिनेरियोज, मुख्तलिफ लोगों, मुख्तलिफ सिचुएशंस को डील करना है। तो एक अच्छे मोरल स्टैंडर्ड्स वाला बंदा, एक अच्छे कोड ऑफ कंडक्ट वाला बंदा चाहिए, जिसके ऊपर इदारे का पूरा एतमाद होगा, जो इदारे को मुख्तलिफ जगहों पे अश्योरेंसेस दे रहा होगा। तो उसका कैरेक्टर, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स का क्लियर होना, उसके प्रोफेशनल इंस्टांसेस के अंदर मोरल वैल्यूज को साथ लेके चलने वाला ऐसा बंदा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि शुरुआत में ही लड़के को जो है वो तहजीब याफ्ता बना दो, उसको बता दो कि ये मिनिमम सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको लाजमी लाजमी आने भी चाहिए, उनके हर एस्पेक्ट्स का जो है वो क्लियर होना भी जरूरी है, ताकि कल को कोई सिचुएशन आए तो उस वक्त लड़का ये ना सोच रहा हो कि इस सिचुएशन में मैं ए ऑप्शन की तरफ जाऊं या बी ऑप्शन की तरफ जाऊं। आपको जो है वो बड़ा क्लियर पता होना चाहिए, आपको बड़ा क्लियर पता होना चाहिए कि यार मुझे आईआईए के स्टैंडर्ड्स ने बताया है इधर कि इंटेग्रिटी को फॉलो करना है, और इंटेग्रिटी को कैसे फॉलो करना है उसके ये एस्पेक्ट्स हैं। तो ये सारे डिसीजंस लेने के अंदर जो है वो कोड ऑफ एथिकल कंडक्ट जो है वो बड़े काम आ रहे होते हैं। उसमें क्या क्या है, उसके अंदर इंटेग्रिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, कॉम्पिटेंसी है, और लास्ट का एक टॉपिक है इंटरनल ऑडिट चार्टर। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं क्लियर करूं, मेरी बहुत सारी ऑडियंस जो होती है वो उसका जो बैकग्राउंड होता है वो या तो सीए क्वालिफाइड होते हैं, या एसीसीए क्वालिफाइड होते हैं, या एमबीए क्वालिफाइड होते हैं। अच्छा, ये वो वाली क्या कहते हैं, जो स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, इनके दिमाग में होता है यार ये तो बड़ा बेसिक सा टॉपिक है, एथिक्स तो हमने हर जगह पढ़े हुए हैं, एमबीए में भी पढ़े, एसीसीए में तो बहुत सारी जगहों पे है, F1 के अंदर है, F8 के अंदर है, उसके अलावा जो है वो आगे है। अब जो है वो मैं इतनी सारी जगहों पे सीए के अंदर हम देख चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो क्या कहते हैं, जब मैं ये सारे एथिक्स पढ़ चुका हूं तो इस पे सर इतना ज्यादा जोर क्यों डाल रहे हैं? उसका रीजन ये है कि जितना आपने एथिक्स आज से पहले पढ़ा है, वो समझो सीआईए के कोड ऑफ एथिकल कंडक्ट का 10% भी नहीं है। ये बात जहन में रखना, सीआईए के कोड ऑफ एथिकल कंडक्ट का 10% भी नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि एक एक कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर पूरे पूरे स्टैंडर्ड्स हैं। पूरे पूरे जो है वो स्टैंडर्ड्स के अंदर एक एक प्रिंसिपल के ऊपर, इंटेग्रिटी के ऊपर 36 बातें कर दी हैं उसने, उसने मल्टीपल कॉन्सेप्ट बताए। और ये मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं? ताकि आप जो है वो इसकी इंपॉर्टेंस को समझ भी लें, और साथ साथ अपनी नोटिंग्स करते रहना, साथ साथ अपनी नोटिंग्स करते रहना, समराइज्ड वर्जन बनाते रहना, बिकॉज ये थियोरेटिकल पेपर है, एमसीक्यू के अंदर कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो बेहतर यह है कि जब हम ये चीज पढ़ रहे हो तो शुरुआत से चैप्टर्स की समरी और नोट्स भी बना रहे हो, जहां स्टैंडर्ड्स आ जाए वहां पे स्टैंडर्ड्स की जो है ना वो एक दफा अच्छे से पढ़ के समरी बना लें, और फिर उसको रिवाइज करते रहें, उसको रिवाइज करते रहें। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि एक दफा बाय हार्ट पढ़ लिया, बार बार रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज चूंकि समरी से कर रहे हैं तो इतना बोरिंग भी नहीं है, चीजें पक्की होती जाएंगी। और जब चीजें पक्की होती रहेंगी तो एग्जाम में आपको एमसीक्यू को डील करना आसान होगा। याद रखो, एग्जामिनर आपके साथ बहुत डिफरेंट अंदाज में गेम करेगा। एग्जामिनर ने आपको जो है ना वो लंबे लंबे सवाल देके और बहुत ज्यादा डिटेल कैलकुलेशन करवा के फेल नहीं कराना है। उसने बड़ा सिंपल सा काम किया है, उसने कहा कि मैं पूरा जो क्या कहते हैं लेवल 1 का सिलेबस है वो थ्योरेटिकल डिजाइन करता हूँ। हर एमसीक्यू के लिए 1 मार्क है आपके पास, 125 एमसीक्यूज जो है ना, हर एक एमसीक्यू के लिए 1 मार्क है। 2.5 घंटे का पेपर है, 60 सेकंड के अंदर आपने सवाल भी पढ़ना है, 60 सेकंड के अंदर आपने जो है ना वो ऑप्शंस को भी देखना है, 60 सेकंड के अंदर आपने उन ऑप्शंस के अंदर ये भी डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। एडवेंचर उस वक्त शुरू होगा जब आपको पता लगेगा कि ए भी सही लग रहा है, बी भी सही है, सी भी सही है, और डी भी सही है। ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। 60 सेकंड में सर मैं कैसे डिसाइड करूं? उधर तुम्हारी मदद करेंगे ये स्टैंडर्ड्स। वो तुम्हें बताएंगे कि देखो, ए जो है वो इस वजह से गलत हो सकता है, बी को स्टैंडर्ड ने इस वजह से गलत किया है, सी के अंदर जो है ना वो चांस है कि ये सही हो सकता है बिकॉज स्टैंडर्ड में ये बात आई थी, और डी जो है ना वो भी स्टैंडर्ड ने उसको रद्द किया है, क्योंकि हमने एक एक एस्पेक्ट बहुत बारीकी से पढ़ा हुआ होगा।
ये बातें मैं शुरू में इसलिए कर रहा हूँ, पहली क्लास है, चैप्टर 1 है, एक मेथोडोलॉजी क्लियर हो जानी चाहिए कि हमने लेवल 1 के अंदर पहले चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक किस अप्रोच से पढ़ना है। तो ये स्टैंडर्ड्स जो है ना, ये आपको बड़ा हेल्प आउट करते हैं। प्लस हमने जब आखिर में प्रैक्टिस करनी है ना, तो प्रैक्टिस भी बड़े डिफरेंट अप्रोच से करनी है, वो कहलाती है रीजन फॉर रिजेक्शन अप्रोच। रीजन फॉर रिजेक्शन अप्रोच क्या है? रीजन फॉर रिजेक्शन अप्रोच ये है कि मैंने सही एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हुए, सही एमसीक्यू जो है ना, सही ऑप्शन जो है वो मैंने ढूंढना ही नहीं है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, सही ऑप्शन एमसीक्यू में मैंने 60 सेकंड में ढूंढना ही नहीं है। हाँ, हर ऑप्शन जो दिया हुआ है उसके अंदर रीजन फॉर रिजेक्शन तलाश करना है कि अगर ए गलत है तो क्यों गलत है, बी गलत है तो क्यों गलत है, डी गलत है तो डी क्यों गलत है, और अगर सी सही हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मुझे उसकी भी पता चल जाएगा कि वो क्यों सही है, बिकॉज मेरे पास तीन की दलील मौजूद है। तीन की मेरे पास दलील मौजूद है कि ये तीन गलत क्यों है, और ये दलील कहां से ड्राइव होके आ रही है, ये जस्टिफिकेशन, ये दलील कहां से ड्राइव होके आ रही है, ये ड्राइव होके आ रही है स्टैंडर्ड से। अब आपको स्टैंडर्ड्स की इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। अच्छा, वापस से चैप्टर की तरफ आते हैं। तो मैं बात कर रहा था 15% इसकी वेटेज है, 8 टॉपिक्स हैं। बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो है वो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, इस चैप्टर का ब्रेकअप देख लेते हैं। फाउंडेशन ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग जो है ना, वो 8 टॉपिक्स पे बेस करता है, और 4 इसके लेवल्स हैं। 4 इसके लेवल्स कैसे हैं कि इसमें बता दिया कि 3 कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके हवाले से उसने प्रोफिशिएंट लेवल की नॉलेज मांगी है। अभी बताया है, प्रोफिशिएंट के अंदर एनालाइज करवाएगा, इवेल्युएट करवाएगा, अप्लाई करवाएगा। तो यहाँ पे उसने प्रोफिशिएंट लेवल की नॉलेज मांगी है। सबसे पहला क्या है? इंटरप्रेट IIA's mission of internal audit, definition of internal auditing, and core principles for professional practice of internal auditing, and the purpose, authority, responsibility of internal audit activity। ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो एरियाज हैं जिसमें प्रोफिशिएंट लेवल की नॉलेज चाहिए। और कौन सा एरिया है? इंटरप्रेट, ए के बाद सी के ऊपर आ गया हूं। इंटरप्रेट द डिफरेंस बिटवीन अश्योरेंस एंड कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी। डिफरेंस बताओ, अश्योरेंस एक्टिविटी क्या है, कंसल्टिंग एक्टिविटी क्या है, इसके अंदर डिफरेंस बताओ। प्रोफिशिएंट लेवल की नॉलेज मांगी है दोबारा से। और आखिर में डी के अंदर भी बोला है, डेमोस्ट्रेट कन्फॉर्मेंस विद IIA कोड ऑफ एथिक्स। IIA के कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर भी प्रोफिशिएंट लेवल की नॉलेज चाहिए। बेसिक लेवल की नॉलेज किसमें चाहिए? एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट चार्टर, रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स, बोर्ड अप्रूवल, कम्युनिकेशन ऑफ द चार्टर, ETC। ये चार्टर क्या है आगे देख लेंगे हम। इसके लिए उसने कहा मेमोरी टेस्ट करूंगा, बस याद कर लो ये चीजें, मैं जो है मेमोरी टेस्ट करूंगा। अब जी, सबसे पहले, चूंकि मेरी ऑडियंस ऐसी होती है कि मैं ये ज्यूम करता हूं कि कि आपको अभी कुछ भी नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता किस चीज के हवाले से, कि इंटरनल ऑडिट क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। तो हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। अब हम थोड़ी देर के लिए बुक से हटेंगे और हम आ जाएंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल के ऊपर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रिंसिपल क्या बताता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, देखो समझो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा निजाम है जो किसी भी कंपनी को, किसी भी इदारे को चलाने में मदद दे रहा होता है एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर। इट इज अ सिस्टम बाय विच कंपनीज आर एडमिनिस्ट्रेड, डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। इस सिस्टम के तहत कंपनीज जो है वो एडमिनिस्टर भी की जा रही होती हैं, डायरेक्शन भी तय हो रही होती है, और कंट्रोल भी की जा रही होती है। द कोर प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज ट्रांसपेरेंसी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो कोर प्रिंसिपल है वो क्या है? ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत। जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, ट्रांसपेरेंसी जितनी ज्यादा होगी किसी भी इदारे के अंदर, उतना ज्यादा अच्छे तरीके से वो इदारा चल सकता है। जितनी ज्यादा चीजों के अंदर जो है ना वो वेगनेस होगी ना, मल्टीपल रिपोर्टिंग लाइंस हो, चीजें अनक्लियर हो, तो फिर उस वक्त इदारे की कोई डायरेक्शन नहीं बन पा रही होती। लोगों को पता नहीं होता मैंने क्या करना है, मैंने किसको जवाब देना है, मेरा कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने जो है वो मेरी मेरी आखिर में जो है परफॉर्मेंस किन बेसिस पे तय होगी, किन बेसिस के ऊपर मुझे जो है वो मेरा अप्रेजल किया जा रहा होगा, मेरे की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेरे उस डिपार्टमेंट के की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये पता ही नहीं होता, अनक्लियर होता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहता है हर चीज में ट्रांसपेरेंसी ले आओ।
इस ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर क्या है, देखो भाई, सबसे पहले इदारे का एक चेयरमैन होगा, ये इदारे का एक चेयरमैन होगा जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का को हेड कर रहा होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हेड कर रहा होगा। अब ये बीओडीज के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डायरेक्टर आ जाते हैं, कुछ होते हैं एग्जेक्टिव डायरेक्टर और कुछ होते हैं नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स। एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं, एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स जो है वो इदारे के पेरोल पे होते हैं, और नॉर्मली नॉर्मली जो है वो इदारे के डिपार्टमेंटल हेड्स में से जो सीनियर लेवल के लोग होते हैं, वो बिल्कुल सीनियर लेवल के लोग एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स होते हैं। हमारा इस वक्त फोकस है नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स की तरफ। क्यों, अभी थोड़ी सी देर में क्लियर हो जाएगा। नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, ये इदारे के पेरोल पे नहीं होते। ये जो है वो अपनी हर मीटिंग की एक फी चार्ज कर रहे होते हैं। ये इदारे के बाहर के लोग होते हैं जिनको शेयर होल्डर्स ने नॉमिनेट किया होता है, ये शेयर होल्डर्स के नुमाइंदे होते हैं, शेयर होल्डर्स इनको लेके आए होते हैं और इनको बिठाया हुआ होता है। अब ये नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स कहाँ पाए जाते हैं, मल्टीपल कमिटीज हैं, मल्टीपल कमिटीज में बैठे होते हैं। जैसे रेम्यूनरेशन कमेटी है, रेम्यूनरेशन कमेटी मुख्तलिफ इदारे के सीनियर लोगों की जो है वो तनख्वाहों के ऊपर काम कर रही होती है, कि फला ग्रुप हेड की तनख्वाह क्या होगी, फला क्या कहते हैं सीईओ की तनख्वाह क्या होगी, इसके ऊपर बातें हो रही होती हैं। इसी तरीके से जो है वो एक कमेटी होती है ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी कौन सी कमेटी होती है, ये इसके अंदर तमाम डायरेक्टर्स जो बैठते हैं वो सारे के सारे नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स होते हैं, सारे के सारे नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स होते हैं। और इस पूरे जो इस कमेटी का नाम होता है वो ऑडिट कमेटी होता है, और इसको रिपोर्ट कर रहा होता है आपका हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट। आपका जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट होता है वो ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट कर रहा होता है। और यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर दें कि ऑडिट कमेटी जो है ना वो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट से कंटिन्यूसली फॉलो अप में होती है। अच्छा, सवाल ये पैदा हुआ कि हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट जो है वो ऑडिट कमेटी को क्यों रिपोर्ट कर रहा है। उसका रीजन ये है कि भाई इदारे के अंदर इंटरनल ऑडिट जो है वो जाहिर सी बात है आगे जब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का ऑडिट करेगा, मुख्तलिफ सीनियर डिपार्टमेंटल हेड से इंटरेक्ट करेगा, उसके बाद इदारे के अंदर जो है वो ये सारी गलतियां, कोताहियां, कमियां, मुख्तलिफ लैप्सेस हाईलाइट करके वो उनके हेड्स को बताएगा, आखिर में सीईओ को बताएगा। तो एक मसला ये आएगा कि किसी को भी अपनी गलतियां इस तरीके से एक तो नजर नहीं आ रही होती, और नजर आ जाती है तो फौरन से एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। तो बड़ा एक इशू क्रिएट हो जाएगा कि ऑडिटर एक एफर्ट करके काम भी करे, और जब काम हो जाए तो ऑब्वियसली उसकी वो रिकॉग्निशन ना हो पाए। तो एक काम ये किया कि चूंकि इंटरनल ऑडिट की ट्रू स्पिरिट, उसके एसेंस को जिंदा रखना था, तो बोला कि देखो भाई, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट जो है ना वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट लोगों से बात करेगा और उनको रिपोर्ट करेगा, और वो है नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स जो कि शेयर होल्डर ने अपॉइंट करवाए, इदारे के बाहर के लोग हैं। और ये जो है ना ये हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट से इंटरेक्ट करेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे, और उसके बाद अपनी डायरेक्शंस देंगे सीईओ को कि भाई अब इसमें आपने ये करना है। अगर कहीं पे हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट की अप्रोच गलत होगी तो उसकी भी अप्रोच को सही करवाएंगे। लेकिन यहां से एक बात पता चली कि जो इंटरनल ऑडिट का स्ट्रक्चर है वो कैसा है कि हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट नॉर्मली जो दूसरे डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं वो नॉर्मली रिपोर्ट किसको कर रहे होते हैं, सीईओ को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट किसको रिपोर्ट करेगा, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट करेगा ऑडिट कमेटी को। इसमें भी एक छोटा सा पॉइंट है, आगे जाके क्लियर करूंगा, अभी क्लियर नहीं कर रहा। अच्छा जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद जो है ना वो कौन आ जाता है इदारे के अंदर, सीईओ आ जाता है। सीईओ के अंडर में जो है वो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे रोल्स डिफाइन होते हैं, जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होती हैं, जिससे टास्क डिफाइन होते हैं, और जिसकी मदद से जो है वो इदारा चल सकता है। रैंडमली इदारे को अगर चलाने की कोशिश की जाएगी विदाउट ट्रांसपेरेंसी तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे किस चीज में, हमें क्या करना है, हमारे डिपार्टमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, मेरी क्या जेडी है, मेरी अकाउंटेबिलिटी किसको है, मेरे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं, मेरे केपीआईज क्या हैं, मेरी परफॉर्मेंस किस बेसिस पे गेज होगी, ये सारी चीजें, मेरा डिलीवरेबल क्या है, मैंने करके क्या देना है, किसको देना है, ये सारी चीजों में कंफ्यूजन आ जाएगी। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बोला भाई डिपार्टमेंट्स बनाओ, डिपार्टमेंट्स के अंदर हेड्स को रखो, हेड्स के ऊपर जो है वो सीईओ को बिठाओ, सीईओ के ऊपर डायरेक्टर्स को बिठाओ।
ये अकाउंटेबिलिटी है। लोगों को अकाउंटेबल बनाया, आप इसको जवाब दे, वो उसको जवाब दे, वो उससे ऊपर वाले को जवाब दे। अब तो अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करूं तो चाइना में तो मल्टी टेयर बोर्ड की बात हो रही है कि बोर्ड के ऊपर भी एक और बोर्ड बिठा दो, इतने ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जा रहे हैं। बहरहाल, तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रिंसिपल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मली कोई भी टिपिकल इदारा जो है वो कैसे चलता है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि एक बेसिस बन जाए। अब वापस से आते हैं बुक की तरफ। बुक के अंदर जो है वो हमारा पहला टॉपिक है एप्लीकेबल गाइडेंस। एप्लीकेबल गाइडेंस क्या है बेटा, ये समझने की कोशिश करना। एप्लीकेबल गाइडेंस वो सेट ऑफ रूल्स हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स ने जो है ना वो डिफाइन कर दिए हैं। हर इंटरनल ऑडिटर के लिए, हर प्रैक्टिसिंग इंटरनल ऑडिटर के लिए कुछ गाइडेंस उन्होंने दिए हैं और कहा कि ये मैंडेटरी गाइडेंस है, इसके ऊपर अमल दरामद करना लाजमी है। इसके ऊपर अमल दरामद करना, इसके ऊपर अमल करना लाजमी है हर इंटरनल ऑडिटर के लिए। अब उसमें क्या क्या चीजें हैं? इंटरनेशनल प्रोफेशनल प्रैक्टिस फ्रेमवर्क के अंदर उसमें लिखता है द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर आईआईए डिफाइंस द मिशन ऑफ इंटरनल ऑडिट एज फॉलोज। कह रहा है कि सबसे पहले उसने मिशन बयान किया है। मिशन क्या है? टू इनहेंस एंड प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू बाय प्रोवाइडिंग रिस्क बेस्ड ऑब्जेक्टिव अश्योरेंस एडवाइस एंड इनसाइट। समझने की कोशिश करना। कह रहा है कि बीइंग अ इंटरनल ऑडिटर, आपका मिशन क्या होना चाहिए? आपका मिशन क्या होना चाहिए कि टू इनहेंस एंड प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू, इदारे की जो वैल्यू है उसे इनहेंस भी करना है और एग्जिस्टिंग जो वैल्यू है उसे प्रोटेक्ट भी करना है। कैसे? रिस्क बेस्ड जो है ना वो आपने बात करनी है, रिस्क बेस्ड पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं, आने वाले रिस्क के लिए तैयार करना है इदारे को, एग्जिस्टिंग रिस्क एनवायरनमेंट के हवाले से खबरदार रखना है इदारे को, और रिस्क बेस के साथ ऑब्जेक्टिव अश्योरेंस, गैर जानिबदाराना राय देनी है। गैर जानिबदाराना राय का मतलब क्या है? गैर जानिबदाराना राय का मतलब यह है कि किसी भी किस्म की बायसनेस ना हो, किसी भी किस्म का प्रेशर ना हो। जो बात है खरी साफ सुथरी कर दो, जो बात है आजादी के साथ कर दो, आजादी राय हो, गैर जानिबदाराना अंदाज में हो, न्यूट्रल अंदाज में हो, अनबायस्ड अंदाज में हो। एडवाइस करो, बहुत सारी चीजें रिकमेंड करो भाई, बेस्ट प्रैक्टिसेस बताओ, फ्यूचर के हवाले से जो आने वाले रिस्क हैं, अपकमिंग रिस्क हैं, उसके हवाले से इदारे को जो है ना वो तैयार करवाओ अपनी रिकमेंडेशंस के थ्रू। और इनसाइट, इनसाइट का मतलब होता है कुछ ऐसी बातें अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स, अपनी कम्युनिकेशन, अपने असाइनमेंट्स के अंदर रखो जिससे जो है ना वो आप आने वाले वक्त के लिए तैयार हो और आपके पास वो बात हो करने के लिए, आपके पास वो चीज हो बताने के लिए जो एक नॉर्मल आदमी एक्सपेक्ट ना कर रहा हो या नॉर्मल आदमी की निगाह ना जा रही हो। एक इनसाइड नॉलेज हो आपके पास, जिस चीज का भी आप ऑडिट कर रहे हो उसकी एक इनसाइड नॉलेज हो, उस प्रोसेस का आपको पूरा एंड टू एंड पता हो। तो ये आपका मिशन होना चाहिए ताकि आपका जो डिलीवरेबल है वो इदारे के लिए वैल्यूएबल हो, इदारे की वैल्यू को जो है वो ना सिर्फ प्रोटेक्ट करे बल्कि उसको इनहेंस भी करे। ये मिशन है। उसके साथ साथ दूसरा इसी का मिशन का एक और पार्ट क्या है? फैसिलिटेटिंग द अचीवमेंट ऑफ दिस मिशन, द आईपीपीएफ organize the IIA's authoritative guidance so that it is accessible and strengthen IIA global standard setup। कहता है कि इस मिशन को अचीव करवाने के लिए आईआईए ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। अब वो गाइडलाइंस क्या है भाई, वो गाइडलाइंस को देख लेते हैं। ये गाइडलाइंस जो है ना ये आपको नजर आ जाएंगी ये इस डायग्राम में। ये डायग्राम बताती है कि गाइडलाइंस क्या क्या हैं और इन पे कैसे अमल करना है। तो सबसे पहले तो भाई मिशन है, मिशन के बाद कुछ मैंडेटरी गाइडलाइंस हैं और मैंडेटरी गाइडेंस हैं। ये जो डार्क ब्लैक कलर से है ना ये सारी वो चीजें हैं कि आईआईए कहता है इस पे अमल करना तो लाजिम लाजिम है हर इंटरनल ऑडिटर के लिए। अदरवाइज अगर आप इस इन चीजों के ऊपर अमल नहीं करोगे तो आप चिल्ला चिल्ला के कहते रहो मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूं वो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, मेरा नाम इंटरनल ऑडिटर है, मैं इंटरनल ऑडिटर हूं, आप बोलते रहे। आइए ये कहता है
हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे एज अ इंटरनल ऑडिटर। आईआईए कहता है हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे एज इंटरनल ऑडिटर जब तक ये सारी चीजें मैंडेटरी गाइडेंस वाली आपके डिपार्टमेंट में आपके आपके अपने अंदर नजर ना आ जाएं। सबसे पहले क्या है, कोर प्रिंसिपल्स हैं, अभी आगे आएंगे देखेंगे। कुछ कोर प्रिंसिपल्स बयान कर दिए हैं। बेसिकली होता क्या था कि लोग कोड ऑफ एथिक्स को बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसको एक थ्योरेटिकल अंदाज में लेते हैं। इदारे में अमूमन जब आप किसी भी अच्छे इदारे को ज्वाइन करते हैं तो अमूमन एचआर भी आपसे कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट साइन कराता है जिसमें कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अच्छा, नॉर्मली हमारा बिहेवियर क्या होता है, हमने देखा यार अच्छा हाँ ये दिया हुआ है, बोरिंग सा है डॉक्यूमेंट, ठीक है ठीक है, हर पेज पे साइन किया, उनको एचआर में जमा करा दिया, जी नौकरी पक्की है हमारी। बात ये होती है कि उस चीज को पढ़ना बड़ा लाजमी होता है कि इदारे में, जिस इदारे का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं या जिस सिस्टम का या जिस निजाम का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं, उस निजाम की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अमूमन जो है ना वो क्या होता था कि एथिकल प्रिंसिपल्स को लोग उतने ट्रू स्पिरिट के साथ ना पढ़ रहे होते थे ना फॉलो कर रहे होते थे। तो आईआईए ने क्या किया, उन्हीं एथिकल प्रिंसिपल्स का निचोड़ जो है ना वो कुछ प्रिंसिपल्स बना दिया और उन प्रिंसिपल्स को नाम दिया कोर प्रिंसिपल्स का। 8 या 10 प्रिंसिपल्स हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे। वो बेसिकली एथिकल प्रिंसिपल्स में से ही ड्राइव हुए हैं। ये लाजमी लाजमी हर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में और हर इंटरनल ऑडिटर में होने चाहिए। उसके बाद बोला हमारी डेफिनेशन पे भी अमल करना होगा। जो हमारे मुताबिक इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी की डेफिनेशन है उस पर भी अमल करना होगा। ये भी पता होना चाहिए आपको कि आप नो मैटर किसी भी इदारे में काम कर रहे हो एज ए इंटरनल ऑडिटर, किसी भी सर्विस सेक्टर में हो, डेफिनेशन हमारी चलेगी। जो डेफिनेशन में हमारी बातें हैं वही रिकॉग्नाइज करनी होंगी आपको। उसके बाद बोला कि कोड ऑफ एथिक्स है हमारे, कोड ऑफ एथिक्स पे आपको अमल करना होगा। उसके बाद क्या बोला कि कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। ये स्टैंडर्ड्स बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके के स्टैंडर्ड्स हैं जैसे आप अकाउंटिंग के लिए आईएफआरएस और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएएस की तरफ जाते हो, इसी तरीके से इंटरनल ऑडिट के भी कुछ अपने स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं, इनके ऊपर भी अमल करना होगा। ये वो चीजें हैं जिसपे कोई माफी नहीं है, इन सब के ऊपर जो है वो अमल करना लाजमी लाजमी है। आप जब इन पे अमल कर लोगे तो आईआईए कहता है हम आपको इंटरनल ऑडिटर मान लेंगे। अगर इनमें से कोई भी चीज मिस होगी तो हम कहेंगे कि भाई आप कोई और नाम दे दो अपने आप को, एक्स वाई जी, इंटरनल ऑडिट नहीं हो आप, क्योंकि ये गाइडेंस मैंडेटरी है, ये लाजमी लाजमी हर इंटरनल ऑडिटर को फॉलो करनी है। अच्छा जी, इसके बाद कुछ चीजें हैं जो रिकमेंडेड गाइडेंस है। रिकमेंडेड गाइडेंस का मतलब क्या है, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई मुजायका नहीं, कोई मसला नहीं। इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन गाइडेंस है और कुछ सप्लीमेंटल गाइडेंस है। अच्छा देखो, इम्प्लीमेंटेशन गाइडेंस और सप्लीमेंटल गाइडेंस क्या है इसको समझ लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन गाइडेंस बेसिकली हर स्टैंडर्ड का एक तर्जुमा है, एक तशरीह है, एक उसकी एक्सप्लेनेशन है। बाज औकात होता यह है कि इंटरनल ऑडिटर किसी सिचुएशन में आया, उसने कहा यार मैं जरा चेक करता हूँ इसके हवाले से कोई स्टैंडर्ड है, हाँ भाई स्टैंडर्ड है, उसने स्टैंडर्ड खोला, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड में एक स्पेसिफिक महदूद मालूमात लिखी थी, लेकिन लेकिन अब उसको मजीद क्लैरिटी चाहिए। वो जिस पॉइंट को ढूंढना चाह रहा था वो उस स्टैंडर्ड में जिक्र तो हुआ लेकिन स्पेसिफिकली उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से वो चाह रहा था। तो वो उस स्टैंडर्ड की इम्प्लीमेंटेशन गाइड खोलेगा। इम्प्लीमेंटेशन गाइड उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है, और उसके अंदर जो है ना वो उसको रेफर करेगा तो उसको नजर आ जाएगा कि हाँ यार ये सिचुएशन यहाँ पे एड्रेस हुई, क्योंकि उसमें उसकी तशरीह है, उसमें उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है, एक एक पॉइंट एक एक एस्पेक्ट उस स्टैंडर्ड के अंदर जो डिस्कस हो रहा है वो उसके अंदर नजर आ रहा होगा। और सप्लीमेंटल गाइडेंस क्या है, सप्लीमेंटल गाइडेंस जो है ना वो ऑन एंड ऑफ मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर आईआईए ने कुछ आर्टिकल्स, कुछ जो है ना वो रिव्यूज दिए हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। तो ये जो है ना आपको स्पेसिफिक आईटी के इश्यूज, आईटी गवर्नेंस के इश्यूज, वो सारी चीजें क्या कहते हैं चेक करने के लिए या उसके हवाले से रेफर करने के लिए आपके पास सप्लीमेंटल गाइडेंस है। अच्छा जी, तो ये मैंडेटरी गाइडेंस का जो है ना आपके सामने पूरी एक डायग्राम है, और इसको जो है ना वो आपने देखना है। आईपीपीएफ कंटेन मैंडेटरी गाइडेंस एंड स्ट्रांगली रिकमेंडेड गाइडेंस। स्ट्रांगली रिकमेंडेड गाइडेंस का मतलब है कि भाई हम चाहते हैं बहुत जोर दे के कि इसके ऊपर भी अमल कर लो, लेकिन अगर नहीं कर रहे तो कोई मसला नहीं, बिकॉज इट इज रिकमेंडेड।
मैंडेटरी नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन गाइडेंस और सप्लीमेंटल गाइडेंस रिकमेंडेड है, जबकि कोर प्रिंसिपल्स, डेफिनेशन, स्टैंडर्ड्स, कोड ऑफ एथिक्स मैंडेटरी हैं। ये एज इट इज भी पूछ सकता है वो एमसीक्यू में, याद होना चाहिए आपको। अच्छा जी, आगे देखते हैं भाई आगे क्या बात कर रहा है। मैंडेटरी गाइडेंस के अंदर जो है वो क्या कहता है, Adherence to mandatory guidance is essential for professional practice of internal auditing। अभी हम ये देख के आ रहे हैं। The mandatory guidance consists of four elements: core principles for the professional practice of internal auditing, the definition of internal auditing, code of ethics and standards। अब core principles क्या है, मैंने अभी बताया था, code of ethics का निचोड़ है, code of ethics की समरी है। कोर प्रिंसिपल आर द बेसिस फॉर इंटरनल ऑडिट इफेक्टिवनेस। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा इंटरनल ऑडिट जो है वो इफेक्टिव हो, तो उसकी बेसिस क्या है, कि ये वो ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर तुम्हें अपने डिपार्टमेंट को खड़ा करना होगा। ये वो ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर तुम्हें अपने लोगों को तैयार करना होगा, तुम्हें अपने स्टाफ को तैयार करना होगा, इंटरनल ऑडिट के स्टाफ को तैयार करना होगा इन ग्राउंड्स के ऊपर, तब इफेक्टिवनेस आएगी। द इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज इफेक्टिव इफ ऑल प्रिंसिपल्स आर प्रेजेंट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। जब ये सारे प्रिंसिपल मौजूद भी हों और ऑपरेट भी हो रहे हो। मौजूद होने का मतलब तो ये है कि हाँ जी, डॉक्यूमेंट के अंदर, इधर उधर मैनुअल के अंदर, एसओपीस के अंदर नजर आ रहे हैं, लोग अमल ही नहीं कर रहे। तो भाई लोगों से अमल भी करवाना है, खाली किताबों का हिस्सा नहीं बनाना, खाली कागजों का हिस्सा नहीं बनाना। सबसे पहली बात, डेमोस्ट्रेट इंटेग्रिटी। डेमोस्ट्रेट इंटेग्रिटी भाई, सबसे पहली चीज तो यह है कि आपने सच बोलना है और सच की नुमाइंदगी करनी है, कि लोग बोले कि बंदा जो है ना वो सच बोले, तो ऐसा बोले जैसे इंटरनल ऑडिट वाले बोलते हैं। बिल्कुल क्लियर बात है कि सच बोलना है। अच्छा, अब सच बोलने के साथ साथ इंटेग्रिटी के अंदर और एस्पेक्ट्स भी हैं, आगे आएंगे, डिस्कस करूंगा। याद रखना, इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ड्यू केयर, इन सब के जो मुख्तलिफ और एस्पेक्ट्स हैं। एक तो हमें पता है ना, अभी तक हम जो पढ़ के आ रहे हैं, इंटेग्रिटी का मतलब सच बोलना, ये तो ठीक है। इसके अलावा जो और एस्पेक्ट्स हैं और इनके एरियाज हैं, उनको भी याद करना है तुम लोगों ने, उनको भी अच्छे से याद करना और समरी बना लेना उनकी, ताकि एमसीक्यू में अगर बात आए इंटेग्रिटी के वाले से, तो आपको पता हो इंटेग्रिटी के अंदर ये चार बातें थी, कॉन्फिडेंशियलिटी में ये पांच बातें थी, इस तरह याद होना चाहिए। तो डेमोस्ट्रेट इंटेग्रिटी भाई, कि भाई सबसे पहले तो आपने सच बोलना है। उसके साथ डेमोस्ट्रेट कॉम्पिटेंस एंड ड्यू प्रोफेशनल केयर, कि भाई आपके जो लोग हों वो कॉम्पिटेंट भी हों, काबिल भी हों, वो जो है उनके पास इंटरनल ऑडिट के हवाले से रेलेवेंट नॉलेज भी होनी चाहिए। और ड्यू प्रोफेशनल केयर, कि वो जो है ना वो एक ड्यू केयर का मुजाहरा करते हुए नजर आए, उनको जो है ना उनमें एक जिम्मेदारी का पहलू भी हो। ये एक दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, अलाइन इज ऑब्जेक्टिव एंड फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस। आगे लिखा है इंडिपेंडेंट, आगे लिखा है इंडिपेंडेंट, कि सबसे पहली बात कि ऑब्जेक्टिव हो, गैर जानिबदार हो। गैर जानिबदार का मतलब क्या है, न्यूट्रल, अनबायस्ड। अनबायस्ड होना चाहिए, क्योंकि तुम उस डिपार्टमेंट का हिस्सा हो जिसने जिसने लोगों की कंट्रोल्स को जाके चेक करना है, चैलेंज करना है, इवेल्युएट करना है, और फिर रिकमेंड करना है कि भाई आपने कैसे कंट्रोल्स बनाए, और फिर आखिर में रिकमेंड भी करना है कि भाई ऐसे इसको मजीद बेहतर भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई पर्सनल दुश्मनी या पर्सनल हमदर्दी शामिल ना हो, जो बात है वो बता दो। और फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी के प्रेशर में भी नहीं आना है। बीइंग अ इंटरनल ऑडिटर, हमारे जो मुख्तलिफ सिनेरियोज होते हैं इस तरह के होते हैं कि हमें बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की हीट को फेस करना पड़ रहा होता है। बहुत सारे लोगों की हीट हमारे तक आ रही होती है, लोग हमसे खुश नहीं होते। इंटरनल ऑडिट की दुनिया में कहा जाता है थैंकलेस जॉब है। लोगों को जाके, लोगों से, लोगों का काम सीख के, लोगों के काम में गलती निकाल के लोगों को बताना कि देखें आप गलत हैं। लोग कहेंगे अच्छा हमसे ही हमारा काम सीखा, हमें ही बता रहे हो हम गलत हैं। तो भाई किसी में इतना जर्फ नहीं होता कि वो इतने आराम से खुले दिल से ये बात मान ले। तो इधर जो है वो बहुत समझदारी के साथ, बहुत अक्लमंदी के साथ, एक सैंडविच अप्रोच के साथ, कुछ नरम कुछ गरम जो है वो इस तरीके से बात को रखना, सलीके के साथ, कि वो चीज जो है वो लोग डाइजेस्ट भी कर ले और आप किसी प्रेशर में भी ना आए।
किसी के प्रेशर में आए बगैर गैर जानिबदार होके न्यूट्रल अंदाज में काम करना इंडिपेंडेंट कहलाता है। समझ में आ जानी चाहिए बात, आई होप। डी पॉइंट है अलाइन विद द स्ट्रेटजीज ऑब्जेक्टिव्स एंड रिस्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई याद रखो, इदारे की कुछ अपनी स्ट्रेटजीज भी होती हैं, इदारे की कुछ अपने पर्सनल जो है वो ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, रिस्क भी होते हैं। हर इंडस्ट्री के कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क होंगे, इंडस्ट्री स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे, इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज होंगी। तो ऐसा ना हो कि इदारा जो है वो एक डायरेक्शन में भाग रहा है, इंटरनल ऑडिट कुछ और किसी और दुनिया में चल रहा है, समवेयर इन पैरेलल यूनिवर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इदारे की स्ट्रेटजीज, इदारे के ऑब्जेक्टिव्स, इदारे के जो रिस्क है उसके साथ अलाइन होके अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने, अपने ऑडिट प्लान्स तरतीब देने, अपने असाइनमेंट तरतीब देने। आपकी अलाइनमेंट होनी चाहिए इदारे के रिस्क, इदारे के ऑब्जेक्टिव्स, इदारे की स्ट्रेटजीज के साथ। डी के बाद ई पॉइंट इज एप्रोप्रिएटली पोजिशनड एंड एडिकेटली रिसोर्स्ड। ये समझना भी जरूरी है कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट महज सिर्फ एक खाना पूरी का डिपार्टमेंट नहीं है, महज सिर्फ एक बॉक्स टिकिंग डिपार्टमेंट नहीं है कि यार एक रिक्वायरमेंट है इंटरनल ऑडिट बना दो, कुछ जगहों पे रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट है, तो भाई एक रिक्वायरमेंट है, एक डिपार्टमेंट बना दो, चार चार पांच बेवकूफ लाके बिठा दो उधर। ये रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, ये रिक्वायरमेंट आईपीपीएफ की नहीं है। वो कहता है इज एप्रोप्रिएटली पोजिशनड। अगर आसान जबान में बोलूं तो इंटरनल ऑडिट का इदारे में एक मुकाम होना चाहिए, उसकी एक पोजीशन डिफाइन होनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं, ये किसको जवाबदेह हैं, इनकी क्या अथॉरिटी है, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके जो है वो काम को इतना लाइट ना लिया जा रहा हो, इनकी एक रिड एस्टेब्लिश हो इदारे के अंदर, इनकी जो है वो एक वैल्यू रिकॉग्नाइज की जा रही हो इदारे के अंदर। और फिर इज एडिकेटली रिसोर्स्ड। काबिल लोग लाके बिठाओ भाई, सीआईए क्वालिफाइड लड़के लाके बिठाओ, लोग प्रोफेशनल बिठाओ, एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो, स्पेशलाइज्ड हो अपनी फील्ड के अंदर। अगर वहां पे जो है वो उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट जो है वो आईटी के टेक जो है वो लोगों की है, तो आपके जो ऑडिटर्स हों वो भी टेक्निकली कॉम्पिटेंट हों उन एरियाज में। एडिकेटली रिसोर्स का मतलब ये है, अगर काबिलियत होगी, अगर स्पेशलाइजेशन होगी, अगर प्रॉपर कॉम्पिटेंसी होगी, तभी तगड़ा ऑडिट भी हो पाएगा, तभी वैल्यूएबल डिलीवरेबल ऑडिट रिपोर्ट की शक्ल में निकल के आएगा। माजरत के साथ हमारे यहाँ मैक्सिमम ऑडिट रिपोर्ट्स या इंटरनल ऑडिट जो हो रहा होता है वो इस तरह हो रहा होता है कि लास्ट रिपोर्ट जो थी वो 25 पेज की थी, मैंने 30 पेज की बना दी, बेहतरीन काम हो गया। अंदर बेशक कचरा था, पिछली बार भी इस बार भी कचरा ही है, कोई वैल्यूएबल काम नहीं निकल के आ रहा। ऑब्जर्वेशन क्या बना रहा है लड़का, इनके पास जेडी नहीं है, प्रॉपर टैगिंग नहीं हुई भी। अरे ठीक है, कोई मजेदार हाई रिस्क ऑब्जर्वेशन लेके आओ, कुछ इनकम लीकेजेस निकाल के लाओ, कुछ ऐसे एरियाज लेके आओ जहाँ पे कंट्रोल लैप्सेस हो, फिर पता लगेगा कि हाँ यार ये जो है वो हाई रिस्क एरियाज डिफाइन कर रहा है, इंटरनल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में एड्रेस कर रहा है। और क्या चाहिए, और प्रैक्टिकल लेवल पे काम हो रहा होता है। यार पिछली बार ना 15 ऑब्जर्वेशंस थी, इस बार 18 ऑब्जर्वेशंस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। किसको सेटिस्फाई कर रहे हो यार इस तरीके से। 15 और 18 नंबर्स के ऊपर काम थोड़ी है, पिछली बार 15 वो भी कचरा थी, इस बार 18 वो भी कचरा ही है। कुछ अगर आप बेशक 18 ऑब्जर्वेशन नहीं निकाल ले, आप 8 ऑब्जर्वेशन लेके जा रहे हो, तब अगर वो 8 ऑब्जर्वेशन जो है ना वो काम किए हैं ना, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर है उन 18 के मुकाबले में। और फिर लड़के समझदार बहुत होते हैं, एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है उसके मल्टीपल इंस्टांसेस हैं, तोड़ देंगे। पहले एक सिमिलर नेचर की ऑब्जर्वेशन है, 4 ऑब्जर्वेशन बना देंगे। अरे भाई क्लब करो, एक ऑब्जर्वेशन है ये। मेरे पास जब चीजें आ रही होती हैं रिव्यू के लिए, मेरी टीम लेके आ रही होती है, तो मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ये सिमिलर नेचर की चीजें, इसको 4 क्यों बना दिया। ये पाकिस्तान 9 मैट्रिक का पाकिस्तान स्टडीज का पेपर थोड़ी है, जितनी ज्यादा हेडिंग डालोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। क्लब करो, सामने वाला बेवकूफ नहीं है, चीजें जो है वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए, लगे कि कोई क्वालिटी ऑफ वर्क नजर आना चाहिए ऑडिट की रिपोर्ट में, कि कोई बेहतरीन रिपोर्ट है, पढ़ा तो मजा आ गया, वाकई कुछ सीखने को मिला है, वाकई इदारे को जो है इन्होंने बड़े नुकसान से बचा लिया। तो
ई पॉइंट जो है वो इस पे बात करता है। उसके बाद डेमोस्ट्रेट क्वालिटी एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, जिसपे मैं अभी इतनी बातें कर रहा था। क्वालिटी नजर आनी चाहिए यार, कि आपकी उस रिपोर्ट के बाद इदारे में बेहतरी क्या आई, उस रिपोर्ट की क्वालिटी कितनी है। और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, मजीद बेहतर से बेहतर होना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट को, बेहतर से बेहतर होना चाहिए ऑडिट असाइनमेंट्स को, बेहतर से बेहतर ऑडिट प्लान्स बनने चाहिए, बेहतर से बेहतर ऑडिट प्रोग्राम्स बनने चाहिए, बेहतर से बेहतर सैम्पलिंग क्राइटेरियाज डिफाइन होने चाहिए जब आप सैम्पलिंग करो अपने डाटा की ऑडिट असाइनमेंट के लिए। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट नजर आनी चाहिए भाई।